चलो जी आगे आते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि टी हमारा 1 से पाई है, एक्स टी दे रखा है, वाई टी दे रखा है आपको, है ना। तो लेट एल बी द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस कर्व फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो ये आपने 12th क्लास में भी इस तरह के स्टेटमेंट पढ़े होंगे, है ना, टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक में। सो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब टेंजेंट इज एक्चुअली एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है। और कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप क्या होता है, जो वाई एक्सिस का स्लोप है, वाई एक्सिस का स्लोप क्या tan 90 इन्फिनिटी, है ना। तो यहां से एक चीज समझ आता है कि dx अपॉन dy 0 होगा, या और यू कैन से dy अपॉन dx इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। dy अपॉन dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट यहां परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो एक्स एक्सिस का स्लोप जो कि 0 है उसके इक्वल आता है। टेंजेंट एक्स के परपेंडिकुलर है मतलब वाई के पैरेलल है, और वाई के पैरेलल है तो इसका मतलब है कि स्लोप इन्फिनिटी होगी, डी वाई डी एक्स इन्फिनिटी होगी, मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई 0 है। सॉल्व करो इसको। यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी निकालना आता है तो ये कुछ ऐसा है, डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी वाई। ये सब 12th क्लास में था, मैं फिर 12th क्लास में अगर टेंजेंट नॉर्मल पढ़े हो गए, ये सब था ना वहाँ पे, पैरामेट्रिक डिफ्रेंसिएशन। सो डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी निकालो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी। सो डी एक्स अपॉन डी टी फाइन, ये इसको 0 कर दो। सो डी एक्स अपॉन डी टी निकालोगे, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, तो क्या आ जाएगा कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर। तुम्हें पूछ क्या रहा है, एल बी द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस कर्व फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो हम अभी क्या फाइंड कर रहे हैं, हम पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। तो कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर 1 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी टी निकालो यहाँ से, तो साइन टी अपॉन टी स्क्वायर, टी का डेरिवेटिव 1, ओके, इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो कर लो। तो साइन टी अपॉन कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉट टी, और कॉट टी 0 कब होता है भाई, 1 से पाई के बीच। ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे कॉट 0 होता है या tan इन्फिनिटी होता है, पाई बाई 2। सो ये हो गया पाई बाई 2। सो हमें t मिल गया, तो मतलब t इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखोगे तो p पॉइंट मिलेगी। तो रखो t को पाई बाई 2, p पॉइंट मिलेगी। तो एल है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था, हाँ है ना, अलग अलग फॉर्म में था ना। तो एक तो था कि 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, फिर 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर डी वाई, और इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में ले जाओगे तो ये आ जाएगा डी एक्स वाई डी टी प्लस डी टी डी वाई वाई डी टी जी, डी एक्स अपॉन डी टी होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी होल स्क्वायर डी टी। अब देखो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, तो ये कह रहा है एल बी द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस कर्व फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी, ओरिजिन से पॉइंट पी पे। सो पी पॉइंट क्या होगा, टी को पाई बाई 2 रखो, हाँ क्या कह रहे हो। सो यहां लिमिट क्या लोगे बताओ, ओरिजिन पे क्या होता है टी, ये x को 0 रखो, तो x को 0 रखोगे कब आएगा, ओरिजिन का मतलब क्या है 0 0 पॉइंट ना। सो ओरिजिन मतलब 0 0। सो अगर x को 0 और y को 0 रखोगे तो क्या मिलेगी तुम्हें, t की वैल्यू खुद सोचो, x 0 एंड y 0। सो t क्या आएगा, 1 to 1 करना पड़ेगा ना। x की वैल्यू 0 कब होगी, लिमिट जब 1 से 1 कर देंगे। तो यहाँ कहने का मतलब हमारा t तो यहाँ 1 से पाई है तो t 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ लिमिट होगी 1 से लेके पाई बाई 2। ओरिजिन पे ये जो है पॉइंट P पे ये तुम्हारे पास है, दिस इज फॉर द पॉइंट P, और ओरिजिन जो तुम्हारा पॉइंट है 0 0 उसके करस्पॉन्डिंग t की वैल्यू आएगी 1। क्यों भाई, यहाँ 1 से 1 इंटीग्रेशन में x क्या हो जाएगा 0, 1 से 1 और यहाँ t का लिमिट पहले ही दे रखा 1 से पाई, तुम इसी बीच का नंबर चूज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि t 1 है ओरिजिन पे और पॉइंट P पे t की वैल्यू पाई बाई 2 है। तो यह 1 से लेके पाई बाई 2, तो 1 से लेके पाई बाई 2। अब करो डिफरेंशिएशन, तो अभी किया था मैंने, ये ना निकाला था ना यहाँ पे, यही तो था, डी एक्स अपॉन डी टी होल स्क्वायर कर दो, कॉस स्क्वायर टी अपॉन टी की पावर 4 प्लस
साइन स्क्वायर टी अपॉन टी की पावर 4 आता है, इंटीग्रेशन करना, कर लो, हो गया, आ गया आंसर। तो डी टी अब तो हो गया ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 1 से पाई बाई 2 और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 अपॉन टी की पावर 4 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। निकालो भाई इंटीग्रेट करके। हो जाएगा, देख लो। 1 माइनस 2 बाई पाई आएगा। ठीक है ना, सी आ गया, हाँ ओके, तो ये आ गया। तो पहले तो पॉइंट पी निकालना था, तो पॉइंट पी टी बराबर पाई बाई 2 के करस्पॉन्डिंग आएगा, वो उसने कहा था टेंजेंट पैरेलल है परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के पॉइंट पी पे। ओरिजिन पे एक्स वाई को 0 रखा, तो 1 से 1 में इंटीग्रेशन करोगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 है तो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वो उसने 1 से स्टार्ट था इसीलिए। क्या भाई तुम्हारा था 17 में, तुम्हारा था 51 53, फिर आते हैं बाकी क्वेश्चन पे। 51 53 में क्या है ना, यहाँ भी आंसर की लगा रखा है इसने, हर पेपर में आंसर की लगा रखा है, ये अच्छा है। तो सिर्फ 2017-18 में आंसर के। 20 में भी तो था, अच्छा 18 में ही था, ओ अच्छा इन्हीं दोनों पेपर में था, ओके। हाँ क्योंकि हमने 18 और 17 भी खोले थे ना, दोनों में था। तो क्या है भाई इसमें, इसमें कहाँ दिक्कत है तुम्हें? इक्वेशन सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है? क्या ही मतलब है, तो सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना, मैं क्या ही नया करूँगा इसमें। ए बी बराबर 0 को सॉल्व करो, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आएगा। डिटर्मिनेंट ए कितना आता है? इसमें मैं क्या करूँगा बताओ, तुम क्या चाहते हो इसमें मैं क्या करूँ? वही सॉल्व करने हैं। सर अप्रोच बता दीजिए इससे। अरे अप्रोच तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तुम्हारे पास आंख है ना, दिख तो रहा है, ए बी बराबर 0 करना है। ए मैट्रिक्स यहाँ है, वी यहाँ पे है, ए भी को मल्टीप्लाई करो, 0 करो, 3 इक्वेशन आएगी, 3 वेरिएबल है, उसको सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। फिर उसके बाद जो आएगा वो आएगा। ओके सर। तो सॉल्व करके देखो ना, ए बी बराबर करो, उसको सॉल्व करो, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ या जो भी मेथड लगा सकते हो, सॉल्व करके देखो क्या आता है। मुझे लग रहा है डिटर्मिनेंट यहाँ पे शायद 0 आ सकता है, या नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो आया तो सॉल्यूशन क्या होगा? 0 आया, ओके। सॉल्व करके देखो, नहीं तो फिर पूछो कल क्लास में, तो सिंपल सॉल्व ही करना है, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा मैं करूँगा इसमें। ए बी बराबर 0 है तो ए इंटू वी को मल्टीप्लाई करके 0 करेंगे, फिर V1 V2 V3 निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या आता है, बाद में V1 V2 V3 जो आएगी उसमें मॉड लगा के पुट कर देंगे। सिंपल सॉल्यूशन सॉल्व करने इक्वेशन है। 53 में क्या है, ये भी अभी क्वेश्चन पहले ही बताया था। सो ये जस्ट टेंजेंट नॉर्मल एक टॉपिक है 12th में, वहाँ जाकर तुम चाहो तो एक बार रिवाइज कर सकते हो, टेंजेंट एंड नॉर्मल, वही यूज़ करूँगा यहाँ पे मैं। पिछला क्वेश्चन भी उसी पे था, टेंजेंट एंड नॉर्मल का ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। क्या बोल रहा है ये कि टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन द कर्व y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यू अपॉन 3 एट द पॉइंट P। P है 1,1/3, चलो 1,1/3 ये ले लो, विच मीट द एक्स एक्सिस। सो टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व दिस एट पॉइंट P, जो मिलता है एक्स एक्सिस को पॉइंट Q पे। तो अभी के लिए मान लो ये है, ये तुम्हारा पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q है, एंड ये टेंजेंट है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब तो पूछ क्या रहा है, ये है ओरिजिन, तो आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द क्लोज्ड कर्व OQPO, है ना, ये कहते हैं एक्सपेरिमेंट करना, तुम इस तरह से एक्सपेरिमेंट करो ना, OQPO, तो मुझे ये लेंथ निकालना है, कौन सा लेंथ निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है, O से Q का डिस्टेंस, Q से P का डिस्टेंस, P से O का डिस्टेंस। तो O का कोऑर्डिनेट तो पता ही है, तो ये तो डिस्टेंस फार्मूले से OP आ जाएगा, और OQ चाहिए, है ना, OQPO, ये जो ब्लैक कलर से में दिख रहा है लाइन, उसका सम करना है, मतलब ट्रायंगल का
सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है एक्चुअली, सो यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। सो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालो, क्या होगा, क्या दिक्कत है भाई, क्यू निकाल लो, क्यू कहाँ से आएगा। तो टेंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी है 1,1/3। तो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला 12th क्लास में था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है जी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, तो ये पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये सब अगर नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूँ क्लास 12th में एनसीईआरटी खोलो, चैप्टर 6 12th क्लास का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उस चैप्टर में एक टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें। तो अब इसका इक्वेशन निकालना है, तो m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो होता है dy बाई डी एक्स, किस पॉइंट पे, इसी p पॉइंट पे। तो पहले dy अपॉन डी एक्स निकाल लो और फिर ये कर लो। तो यहाँ से y की एक्चुअल वैल्यू क्या है, y है 1/3 रूट, है ना, तो एक्स क्यूब का पावर 1/2, मतलब x की पावर 3/2, ये हो गया। अब dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो 1/3 एज इट इज़, 3/2 एज इट इज़, एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, यही आएगा जी। तो नाउ ठीक है ना, पावर को पावर है, पावर पावर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 3 कैंसिल, सो 1/2 एक्स की पावर 1/2। अब एक्स को रखना है 1, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 है पॉइंट पी का, एक्स को 1 रख दो, तो एक्स को 1 रखोगे 1/2 आ जाएगी, तो एम की वैल्यू 1/2 आ गई। तो y माइनस वाई कोऑर्डिनेट 1/2 इंटू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, समझ लो पी क्यू लाइन की इक्वेशन आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। अब तुम्हें क्यू पॉइंट चाहिए, तो क्यू पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। सो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, तो इसमें वाई को 0 रख दो। तो इसमें अगर वाई को 0 रखो, देखो एक्स की वैल्यू क्या आती है, 1/6। ध्यान से देखो, y को 0 रखो, 1/3 या 1/6 चेक करो, ठीक है ना, y माइनस वाई नॉट एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, और वहाँ पे m तो वही था, 1/3 बाहर था, 3/2 इधर आया, 3/2 माइनस 1 1/2, एक्स को 1 रख दिया तो 1/2 हो गया, तो 1/3 आ गया ना। तो ये आ गया 1/3, 0। अब मुझे बताओ, क्या तुम o से q का डिस्टेंस निकाल पाओगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये 0 0 है, ये 1/3 0 है, डिस्टेंस फॉर्मूले से आएगा। यहाँ पर कोई इंटीग्रल वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाइंस हैं। क्यू से पी का डिस्टेंस आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, ओ से पी तक डिस्टेंस आएगा, ऐड कर दो तो क्या, ये जो पूछ रहा है ओ क्यू पी ओ से क्यू, क्यू से पी एंड देन पी से ओ, अलग अलग निकाल के ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं। सर इसमें यस ये सर। टेंजेंट ऐसे तो फिर नहीं बनेगी, क्योंकि पॉइंट 1 पहले, फिर क्यू का पॉइंट आ गया 1/3। अच्छा, तो मैंने वो रफली ग्राफ बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हाँ ऐसा होगा। सो ये तुम आप सही कह रहे हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ तो मैंने रफ बनाया, तुम एग्जैक्ट वो तो मैं समझाने के लिए बनाया, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है ना। तो जो तुम कहना चाह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना, ये है जो तुम कहना चाह रहे हो। तो ये टेंजेंट है पी क्यू, वो तो समझाने के लिए था, देर इज़ नो प्रॉब्लम, फिर भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओ से क्यू, क्यू से पी, पी से ओ, तभी आंसर वही आएगा। तो रफली ग्राफ बनाए थे जस्ट फॉर द आइडिया, ठीक है ना, देख लो, स्टिल देर नो प्रॉब्लम। ओ से क्यू का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, 1/3 0, फिर क्यू से पी का डिस्टेंस निकालो यहाँ से, और देन ओ से पी का आंसर आएगा, चेक करो, है ना। तो यू फाइंड ओ क्यू प्लस क्यू पी प्लस पी ओ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तीनों निकालो। आई होप डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, अप्लाई करो, इससे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, इनका क्या है, 10 और 21। तो टेंथ में क्या है,
Which of the following estimator of theta has the smallest variance for theta more than 0? So smallest variance कितना होता है जी? यूएम यू का, और इसमें यूएम यू क्या आएगा? एक्स बार आता है क्या? ये पूछ रहा ना? ये तो कुछ करना नहीं है इसमें, बस आपको अगर आपको याद हो कि एक्सपोनेंशियल का मीन थीटा है, एक्स बार कंप्लीट सफिशिएंट आएगा, तो एक्स बार इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट या समेशन एक्स आई कंप्लीट सफिशिएंट और एक्सपेक्टेशन, तो इनमें से कौन सा अनबायस्ड है? बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेटर ऑफ थीटा हैज द स्मॉलेस्ट वेरिएंस। तो जिस एस्टिमेटर का स्मॉलेस्ट वेरिएंस होता है उसका यू एम वी यू ई बोलते हैं। सो ये यू एम वी यू ई है, कुछ करना ही नहीं इसमें। ठीक है जी, चेक कर लो एक बारी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यू एम यू ई निकालोगे एक्स बार आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ई ऑफ एक्स बार इज थीटा, सो फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर विच इज अनबायस्ड इज यू एम यू ई। तो ये आ गया सी, सीधा सीधा। क्या है इसमें भाई? तो सिंपल कैलकुलेशन है ना इसमें तो। सो कह रहा है x1 x2 x3 x4 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम। सो मेरा एक सेशन भी है 8 बजे से ना, इसको कंप्लीट करता हूँ फिर यहीं स्टॉप करेंगे। बाकी जो 2017 16 15 ये सब कंप्लीट करो, 2005 तक का ढंग से अपना नोटबुक में खुद का सोल्यूशन बनाओ अपना, ठीक है ना। फिर जो क्वेश्चन नहीं होते हैं 2-3 बार देखो, सॉल्व करके नहीं हो रहा है फिर डिस्कस करो। सो अभी तो मैं घर जाऊंगा तो होपफुली मे बी क्लास अब मंडे से ही होगी, है ना, क्योंकि अगर बीच में पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करूंगा, अदरवाइज मंडे से क्लास होगी। अब ये है। सो x1 x2 x3 x4 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा 1 सिग्मा स्क्वायर एंड y1 y2 y3 नॉर्मल थीटा 2 सिग्मा स्क्वायर। Suppose that the two random sample are independent, testing theta 1 is equal to theta 2 against alternative height theta 1 more than theta 2. Suppose that the test phi reject h naught if and only if the rejection region भी दे रखा है। तो पावर ऑफ द टेस्ट क्या दिक्कत है भाई? फॉर्मूला लगाना है। अगर सिंपल है ना, ये सिंपल है, समेशन एक्स आई मोर देन समेशन वाई आई। सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, ये है रिजेक्टिंग एच नॉट, कि समेशन एक्स आई I from 1 to 4 more than summation yi from 1 to 4 given h naught is true। तो बता रखा है इस पॉइंट पे थीटा 1 को 1 प्लस रूट 2 रखो, थीटा 2 को 1 रखो और सिग्मा स्क्वायर को 4 रखो। यही तो है, इन्होंने बता रखा है। तो वो तो क्या फॉर्मूला लगाओ। तो एक काम करो, इसको लेफ्ट में बुला लो। तो इसको जब लेफ्ट में बुलाओगे तो क्या होगा? समेशन एक्स आई माइनस वाई आई आई फ्रॉम 1 to 4 मोर देन 0। और ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको यूज़ करेंगे अभी। अब मुझे बताओ भाई कि एक्स आई माइनस वाई आई समेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एक्स बार माइनस वाई बार भी कर सकते थे चाहे तो, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ दोनों को 4 से डिवाइड कर दूँ तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूँ तो 4 से डिवाइड करूँगा तो ये ऐसा नहीं आ गया एक्स बार माइनस वाई बार, मतलब एक्स बार इज़ मोर देन वाई बार, ऐसा भी कर सकते हैं। सो एक्स बार माइनस वाई बार मोर देन 0। अब ये सेम कंडीशन आएगी। अब इसको ज़रा कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड नॉर्मल में। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कन्वर्ट कैसे करेंगे जी? एक्स बार माइनस वाई बार का मीन कितना आएगा? तो वहाँ थीटा 1 थीटा 2 है तो इसका मीन आएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 ब्रैकेट में। एक्स बार माइनस वाई बार का वेरिएंस कितना आएगा? सो इसका अगर वेरिएंस निकालोगे कितना होगा जी? सिग्मा स्क्वायर। सो दोनों में सिग्मा स्क्वायर ही वेरिएंस है ना, तो सिग्मा स्क्वायर बाई n1 जो कि है 4 एंड प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई n2 जो कि है 4। नोन है ना, दोनों वेरिएंस तो नोन है, तो ये आ जाएगा। एंड नाउ मोर देन, सेम चीज़ है राइट साइड में करो तो 0 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये दे ही रखा है तुम्हें। थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ जाएगा √2, चेक कर लो, माइनस √2 आ जाएगा। और सिग्मा स्क्वायर भी हमें दे रखा है यहाँ पे 4, तो 4/4 4/4 1 + 1, तो ये हो गया √2 हो गया। तो ये तो हो गया z अब, क्योंकि एक्स बार माइनस वाई बार को हमने कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज नाउ प्रोबेबिलिटी z मोर देन -1। तो ये तो आप जानते हैं z मोर देन -1 का क्या मतलब है, 1 माइनस फाई ऑफ -1 है ना, एंड विच इज फाई ऑफ 1। फाई ऑफ 1 आई थिंक दिया होना चाहिए, चेक कर लो सही किया कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लो, देख लो। हाँ
0.641 क्या बोल रहे हो तुम? इसमें ऑप्शन में होगा ना कोई ना कोई तो 84 अच्छा ओके ओके ठीक है 0.8413 ये फर्स्ट पेज पे दिया होगा, आप देखिए फर्स्ट पेज पे जाके दिया होगा। ठीक है, यहीं स्टॉप करते हैं, चलिए अभी के लिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं।